ईरान में 28 दिसंबर से प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो महंगाई बताया जा रहा है। विरोध के केंद्र में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति है, वो है वहाँ के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। कहा जा रहा है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि अब जो इस्लामिक कट्टरपंथ मौलानाओं का शासन वो खत्म होना चाहिए और राजशाही आनी चाहिए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है, प्रदर्शनों के पीछे मोसाद इजराइल का हाथ है। तो क्या चल रहा है ईरान में, इन प्रोटेस्ट के पीछे आखिर कहानी क्या है, मुद्दे क्या है, विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। मेरे साथ हमारे साथी विनय सुल्तान है, जो कि अपनी डायरी लेकर एक बार फिर से मौजूद है। उसमें उन्होंने जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए हैं, जो आप तक पहुँचने चाहिए ईरान के बारे में, जो भी विदेशी मामलों के बारे में जो दिलचस्पी रखते हैं जानने के लिए, उनके लिए वीडियो खासतौर पर हम बना रहे हैं। तो विनय, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? जो वहाँ से आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे इज़राइल है, मोसाद है, अमेरिका है, उनके इंटरेस्ट हैं, वो है? या वाक़ई ये कोई जनता ड्रिवन प्रोटेस्ट है, जिसमें जनता वाक़ई महँगाई और जो शासन चल रहा है, उससे ऊब चुका है? सौरभ, पिछले साल ईरान और इसराइल के बीच में 12 दिन की जंग चली, हाँ, है ना? लेकिन वो सिर्फ 12 दिन की जंग नहीं हाँ, है। ईरान पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब वो अपनी उसकी जो सैनिक ताकत है, वो इस वजह से है क्योंकि उसका प्रॉक्सी नेटवर्क बहुत बड़ा है। हाँ, वो तमाम तरीके से जो है अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के ज़रिए ऐसी ऐसी तंजीमें, ऐसे संगठन खड़ा करता है, जो कि इज़राइल के लिए परेशानी का सबब सबब रहे हैं। हाँ, जिसमें आप ये समझिए कि हिज़्बुल्लाह एक संगठन है, जो कि ऑपरेट करता है लेबनान से। हाँ, उसके अलावा यमन में जो हुतीज़ हैं, वो एक उनको भी फंडिंग जो है ईरान की तरफ से ही जा हाँ, रही है। तो ये युद्ध जो है वो लगभग 3 साल के तकरीबन जो है ईरान का खिंच गया और इसका आर्थिक भार जो है ईरान पे आया, स्वाभाविक सी बात है। और 12 दिन का जो सीधा-सीधा वॉर चला ईरान का इज़राइल के साथ में, उसका भी आर्थिक भार जो है ईरान को झेलना पड़ा। ईरान को बहुत नुकसान भी हुआ उस वॉर में। हालाँकि उनके जो इस पूरे के पूरे ईरान के ऊपर जो हमला इज़राइल का था, उसका मुख्य उद्देश्य जो था उस पूरे ऑपरेशन का, वो ये था कि ईरान से ये जो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा है ईरान, हाँ, जो परमाणु बम बना रहा है, वो फैसिलिटीज़ जो है उनको ओब्लिटरेट करना, उनको ख़त्म कर देना। हाँ, इसमें कितनी कामयाबी मिली अमेरिका को, इज़राइल को, ये अभी तक इस पे संदेह है। हाँ, ज़्यादातर एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका जो ऑपरेशन के जिस चीज़ के लिए ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, वो चीज़ वो कर नहीं पाया। अच्छा, लेकिन इसका आर्थिक भार निश्चित तौर पे ईरान के ऊपर पड़ा ही है। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि उस आर्थिक भार के जो है नतीजे अब हमको धीरे-धीरे देखने को मिलने लगे। हाँ, तो उसमें पहला जो बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट जो है, तत्कालिक जो कारण है, वो ये था कि 56% जो है रियाल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर गई। अच्छा, तो एक ही रात में आप समझिए कि आपने डेढ़ लाख रुपया 1 लाख रुपया किसी अकाउंट में रखा और वो एक ही रात में 50,000 हो जाए। हाँ, और ईरान में दिक्कत ये है कि ईरान पिछले 20 साल से लगातार सैंक्शंस की मार झेल रहा है हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड से। हाँ, तो लोग, कई एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ईरान ने सैंक्शंस के साथ जीना सीख लिया है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच ये भी है कि ईरान एक बड़े पैमाने पे चीज़ें जो है, ज़रूरत की चीज़ें वो इम्पोर्ट करता है। और वो इम्पोर्ट करता है तो उसमें जो वहाँ के व्यापारी हैं, उनको डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। और डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं तो जो रियाल में जो उनकी कीमत है वो डेढ़ गुना के तकरीबन बढ़ी। 55%, 50% अगर कीमत गिर जा रही है। अभी जो एक रियाल की कीमत है वो 14 लाख, मतलब 1.4 बिलियन डॉलर से मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। हाँ, तो ये स्थिति 14 लाख डॉलर, 14 लाख रियाल जो है उसका 1 डॉलर हो रहा है। तो आप ये स्थिति अभी वहाँ की समझ लीजिए। दूसरा बड़ा कारण था कि 76% वहाँ पे खाने की चीज़ों पे महंगाई रेट बढ़ गई। तो ये समझिए कि जो आपको ₹10 का मिल रहा था सामान, वो लगभग साढ़े ₹17 में खाने का सामान मिलने लगा। हाँ, तो अचानक से ये जो आर्थिक भार ईरान के ऊपर पड़ा, उसकी वजह से बहुत भयंकर असंतोष जो है वहाँ के लोगों में हुआ। लोगों में होगा। तो 28 दिसंबर को तेहरान का एक ग्रैंड बाज़ार है, हाँ, बड़ा बाज़ार, जैसे हाँ, हमारे यहाँ पे चांदनी चौक वगैरह है, हाँ, वहाँ पे जो व्यापारी हैं उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। फिर जैसे ही ईरान में एक ट्रेंड रहा है कि जैसे ही कहीं पे भी प्रदर्शन शुरू होता है, तो वहाँ पे एक स्थायी विपक्ष है, हाँ, जो कि वहाँ पे मुल्लाशाही जो थियोक्रेटिक शासन है, उसके खिलाफ खड़ा ही रहता है।
तो उस स्थायी विपक्ष ने जो है इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो जो तेहरान की आज़ाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक छात्र जो है उस प्रोटेस्ट के दौरान उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है आज़ाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें कूद पड़े। हाँ। अभी हालात ये है कि ईरान तभी क्या के ये बात कही जा रही है कि इस ईरान के प्रदर्शन में जेनजी भी शामिल हो गए हैं? हाँ, जेन ज़ी इसीलिए कहा जा रहा है हाँ। क्योंकि छात्र जो है यूनिवर्सिटीज़ के वो शामिल हो गए। हाँ। वो वैसे भी मुखर रहे हैं वहाँ की जो मुल्ला जो सरकार है, मतलब जो थियोक्रेटिक शासन है, उसके खिलाफ। और जैसे ही छात्रों इसके शामिल हुए इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में, अभी की स्थिति ये है कि ईरान में टोटल 31 प्रोविंस है, मतलब 31 हाँ। मोटा-मोटी राज्य हैं। हाँ। उसमें से 20 राज्यों में ये प्रोटेस्ट फैल गया है। हाँ। जिसमें कराज है, हमदान है, केशम है, मलाड है, इस्फहान है, कामरानशाह है, शिराज है और यज़्द में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो इन प्रोविंस में बहुत बड़े पैमाने पे प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तो ये स्थिति अभी ईरान की बन रही है। तो ईरान में लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस किस्म के जो प्रोटेस्ट जो है जो खमनाई के खिलाफ, जो ये इस थियोक्रेटिक शासन के खिलाफ, ये मुल्ला शाही के खिलाफ जो प्रदर्शन वो पहली बार हो रहे हैं। 2011-12 में द रेज डे करके, डे ऑफ रेज करके, मतलब गुस्से का दिन, मतलब और तो उस तरीके से द डे ऑफ रेज करके 2011-12 में भी प्रदर्शन हुए, 17-18 में भी प्रदर्शन हुए, 21-22 में भी प्रदर्शन हुए लगातार। महिलाओं ने प्रदर्शन किए, जो बुर्के के खिलाफ जो प्रदर्शन है वहाँ पे ईरान में जो थियोक्रेटिक शासन है, जो मुल्ला शाही है, उसने शरीयत लागू करवाने के लिए बाकायदा एक पुलिस बनाई हुई है। उस पुलिस का नाम है गश्त इरशाद, जिसका मतलब ये हुआ कि पुलिसिंग ऑफ, मतलब पेट्रोल ऑफ गाइडेंस, हाँ। मतलब अगर उसको इंग्लिश में उसका तर्जुमा करें, मतलब कि दिशा निर्देश देने वाली पुलिस। उसका काम यही तो है कि इसका बाजार, विरोध होता रहा है? हाँ, इसका विरोध बाकायदा होता रहा है, बाज़ाब्ता होता रहा है, महिलाओं ने खूब विरोध करा। अभी 2021-22 में जो प्रदर्शन हुए तो वो इसी मुद्दे पे हुए। महिलाओं ने अपने बुर्के और जो अपने हिजाब हैं वो जाके जलाए सार्वजनिक तौर पे। और ये प्रदर्शन जो है लगातार इस किस्म के चलते रहे, गश्त-ए-इरशाद के खिलाफ प्रदर्शन चलते रहे। नौजवान पीढ़ी में इस मुल्ला शाही को लेके, इस थियोक्रेटिक शासन को लेके एक असंतोष लंबे समय से। और इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से मोमेंटम मिल गया हाँ, जब ये महंगाई का मुद्दा महंगाई हुआ को जब, और उसकी शुरुआत हुई और उसमें जेनजी और नौजवान जुड़ गए। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि व्यापारियों का प्रदर्शन ईरान में क्यों मानीखेज है। 1979 में जब पहलवी जो वहाँ पे वंश था जिसका शासन खत्म हुआ और ये इस्लामिक क्रांति हुई, उस समय भी जो राजशाही थी उसके खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर जो आवाज़ें थी, वो ये थियोक्रेटिक स्कूल से निकली या मदरसों से निकली हुई आवाज़ें नहीं थी। दरअसल वो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ईरान की, उसने सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है ग्राउंड पे किया। ये उस समय आयतुल्लाह खोमेनी जो हैं, जो पहले सुप्रीम लीडर बने ईरान के, उस समय फ्रांस में थे। वो उनका देश निकाला हो चुका था, वो ग्राउंड पे थे ही नहीं उनकी फोर्सेस। लेकिन उनको जिस तरीके से एक लीडर के तौर पे लाया गया, उनको बैठाया गया, तो उसमें बड़ी बड़ी भूमिका जो है इन व्यापारियों ने निभाई। तो वहाँ पे मुल्ला बिजनेस अलायंस था, है ना, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा शासन व्यवस्था चल रही। तो उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो बड़ा पिलर था, जो वहाँ के व्यापारी थे, वो पिलर अब हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। और ये इस तरीके के प्रदर्शन जो मैं अभी बता रहा था 2011-12, 17-18, 21-22 में, इन सारे प्रदर्शनों को ईरान की सरकार दबाने में कामयाब रही है। लेकिन इस बार का प्रदर्शन जो है, क्योंकि उसमें अलग है, इसमें ईरान के ऊपर इतना आर्थिक दबाव है कि इस आर्थिक दबाव के बीच में आम जनता के बीच में असंतोष है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं ग्रिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स का मतलब हुआ कि ऐसी चीजें जो आपके डिनर टेबल पे होनी ही चाहिए, जैसे नमक है, ब्रेड है, मतलब रोटी है, तो उसके भी लाले हैं। तो उसके लाले, ग्रिफिन गुड्स के लाले पड़ गए हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए कि आप ये समझिए, अगर दिक्कत हो रही है और फूड की जो, मतलब खाने की खाद्य सामग्री, उसमें 76% की अगर वृद्धि हो जा रही है, तो ये तो मतलब एक बगावत की तो पक ही रही है वहाँ पे। मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि बेसिक कम्युनिटीज तक की दिक्कत आ गई है, तो इसको कैसे देखा जाए? ये प्रोटेस्ट है आप करा रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो पहले प्रोटेस्ट होते आए हैं ये उनसे अलग है, और इस बार क्योंकि मुद्दा खाने का है, मतलब रोजी से जुड़ा हुआ है, व्यापारी इसमें शामिल हो गए हैं, जेनजी इसमें शामिल हो गए हैं, तो क्या इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो क्या अब जाना पड़ेगा खामनेई को? नहीं, अभी सत्ता परिवर्तन हो सकता है? इतना ये कहना अभी जल्दी होगा, लेकिन फेयर संभावनाएं हैं। मतलब कि इसको हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे पहले के प्रदर्शन दबा दिए वैसे ही प्रदर्शन ये दब जाएगा। फेयर संभावनाएं हैं। उसमें 2-3 कारण और हैं। जैसे आप लगातार कह रहे हैं
वहाँ पे देखेंगे कि रेजा शाह जो है पहलवी, जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं, निर्वासित जिंदगी, जो वो पुराने राज परिवार के मतलब चश्मे चिराग हैं, उसके वारिस हैं, मतलब राजशाही तो आती है तो ये रूलर होंगे तो ऐसा। ये रूलर होंगे। तो इनके बारे में, इनके पक्ष में नारे लग रहे हैं कि राजशाही को वापस लाया जाए, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि इनकी वापसी भी बहुत संभव नहीं आसान है। नहीं होगी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि अभी तो रिजीम का कोलैप्स होना ही बड़ी मुश्किल चुनौती बात है। है। हाँ। अ, कारण ये है कि वहाँ का जो थियोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसमें मुल्लाओं ने पूरी की पूरी तरीके से सरकारी जो तंत्र है उस पर कब्जा कर रखा है। जहाँ जैसे जो वहाँ की सेना है, उसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल सेना है जिसको रेवोल्यूशनरी गार्ड बोला जाता है, ईरानियन IRG बोला जाता है, वो पूरी तरीके से वफादार है खोमेनी के प्रति। दूसरी चीज़, वहाँ पे ये गश्ते इरशाद जैसी संस्थाएं हैं। वहाँ के न्यायालय जो हैं, वहाँ पे भी इनका दखल है। वहाँ की सरकार जो है, हालांकि सरकार का चुनाव होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शासन अल्टीमेटली सुप्रीम लीडर के यहाँ से चलता है। तो जो वहाँ पे प्रधानमंत्री या चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वो दिखाने के प्रतिनिधि हैं, वो रबड़ स्टैम्प प्रतिनिधि हैं। दरअसल सरकार जो है वो सुप्रीम लीडर ही चला रही है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात कि भाई जो हम्म। विदेशी हस्तक्षेप की बात हो रही है कि भाई अमेरिका लगातार बोल रहा है कि अगर प्रदर्शन दबाए गए तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन ले सकते हैं। इस तरह की चुनौती धमकी उस तरफ से आ रही है और मोसाद का नाम आ रहा है, इजराइल का नाम आ रहा है, तो ये बात कितनी सही है इसमें? देखिए, मोसाद का ईरान में पेनिट्रेशन जो है, वो हमारे आपकी कल्पना से बाहर का पेनिट्रेशन है। आप ये समझिए कि जो ईरान इजराइल के दौरान युद्ध था, उस दौरान मोसाद के एजेंट ईरान में घुस के ईरान में जमीनी हमला कर रहे थे। तो आप ये स्थिति समझिए, वहां पे मतलब विस्फोटकों से भरे हुए ट्रक जो है और कार जो है अलग अलग जगहों पे पार्क की जा रही थी, और बाकायदा उनमें विस्फोट करवाए जा रहे थे। तो पार्क करने, मतलब एक तो हवाई हमला है कि ऊपर से कोई आपने मिसाइल या बम गिरा दिया, वो अलग बात है, लेकिन पार्क करके बाकायदा आपकी ग्राउंड फोर्सेस काम कर रही थी। तो वहां पे मोसाद का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मतलब ईरान में मोसाद की दखल जो मतलब है। आप कह रहे हैं वहां कुछ भी अगर होता है, कोई भी इस तरह हाँ। की डेवलपमेंट है, और दूसरी बात यह है तो कि उसमें कहीं ना कहीं होगा, उसमें तो बैकिंग मैं होगी। आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि एक एक बार बार एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एवरीवन कम्स टू फिश इन ए ट्रबल्ड वाटर। मतलब हर आदमी जो है वो गंदले पानी में मछली मारने के लिए आता ही है। जब आपके वहाँ पे परिस्थितियाँ ये बन रही हैं, और ये वहाँ पे एक बगावत पहले से ही पनप रही है, तो उसमें मोसाद क्यों नहीं हस्तक्षेप करेगी? जाहिर क्यों सी उस बात। उस गैप को जो है वाइडन करने की कोशिश करेगी? क्यों इस इस्लामिक रिजीम को जो है मतलब रवाना करने की कोशिश करेगी कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाए? क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग सारे देशों के साथ में जो अरब देश हैं, उनके साथ में एक तरीके से इसराइल का शांति समझौता किस्म का हो गया। एक स्टेटस को अरब देशों ने भी मान लिया है, इसराइल ने भी मान लिया है, लेकिन ईरान अकेला सरदर्द जो है इसराइल के लिए बचा हुआ है। और ईरान में को परमाणु बम मिल जाने का मतलब है, इसराइल ये समझता है कि परमाणु बम अगर ईरान के पास आ गया तो इसराइल के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। वो छोटा सा शहर देश है, अगर एक भी बम उसके यहाँ पे गिरा तो पूरी आबादी साफ हो जाएगी। तो इसराइल की जो एंजाइटी है ईरान को लेकर, वो इस वजह से है। अभी तक एक मतलब जो स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि एक जो बढ़त है वो उसी वजह से इसराइल को है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है हाँ, और क्योंकि अमेरिका के साथ है। अमेरिका पर के अगर साथ ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी तो वो फिर जो एक बार्गेनिंग डील रहती है वो कमजोर हो जाएगी आपकी। ईरान मतलब इसराइल का तो असेसमेंट खुद का ही है कि ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर पावर आ गया, उस दिन वो इसराइल पे हमला कर देगा। वो डेटरेंस की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। दुनिया भर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में न्यूक्लियर वेपन को डेटरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर हम हमला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान उसको न्यूक्लियर वेपन को एक डेटरेंस की तरह, एक रोकथाम की तरह हमारी तो इस्तेमाल वैसे भी करता पॉलिसी है कि हम पहले है। हमला हम नहीं पहले, करेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की उल्टी है। उनका ऐसा कोई नहीं है कि मतलब हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि अगर हमारी सोवरेनिटी को अगर कोई भी थ्रेट आता है तो हम तुरंत जो है न्यूक्लियर हमला कर देंगे। और वहाँ तो ये भी नहीं पता अभी किसके हाथ में है। हाँ, तो वहाँ तो अलग ही मामला है। खैर, ये विश्वांतर हो जाएगा, लेकिन ये है ईरान में अभी स्थिति ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान में पिछला, अब आप एक महत्वपूर्ण बात आप ये समझिए, कोई भी युद्ध में किसी की हार और जीत कैसे तय होती है? वो ये तय होती है कि आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कितने फुलफिल हुए। तो इसराइल ने ईरान पे जो हमला किया, उस हमले का मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था कि उसके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उनको ख़त्म करना, ताकि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए।
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ईरान में एक रिजीम चेंज करना। ये 2 ऑब्जेक्टिव लेके इजराइल चला था। इन दोनों ऑब्जेक्टिव को इजराइल जो है हासिल नहीं कर पाया। हाँ, अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव हासिल हाँ, नहीं हो पाए। हाँ, तो ये एक तरीके से इजराइल का अनफिनिश्ड बिजनेस है, अमेरिका का अनफिनिश्ड बिजनेस है। ऐसा ऐसा बिजनेस है जो कि पूरा नहीं किया जा सका। हाँ, तो वैसी स्थिति में मोसाद तो हर हर चंद कोशिश करेगी कि वहाँ किसी भी तरीके से रिजीम रिजीम चेंज हो जाए, एक फेवरेबल रिजीम आ जाएगी तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो अपने आप बंद करवा लेंगे। हाँ, तो दोनों स्थितियां हैं। और 89 से पहले, मतलब 89 तक, 1989 तक, जब फर्स्ट गल्फ वॉर से पहले तक इसराइल और ईरान के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। बहुत सारे यहूदी जो हैं उस समय इसराइल में, ईरान में रहते थे। तेहरान में यहूदी बस्तियां थी। लेकिन उसके बाद में 89 के बाद से जो है दोनों देशों के बीच में तनाव आना शुरू हुआ। तो ये स्थिति अभी फिलहाल मोटा मोटी ईरान की बन रही है। और ईरान, मतलब इसमें जैसे पहले के प्रोटेस्ट के बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो है कि ईरान में रिजीम चेंज के एक फेयर चांसेस हमको दिखाई देते हैं कि वहाँ क्योंकि जनता स्वतः स्फूर्ति से आप कह रहे हैं इन्वॉल्व है, पिछले नौजवान इन्वॉल्व है, और जो आपने बताया कि एक तरीके से बैकबोन का जो काम करते थे व्यापारी, वो इस बार वो इन्वॉल्व इस है, बार और जनता डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है हाँ, उससे और कि भाई महंगाई बढ़ी है। पिछले प्रदर्शनों में क्या है कि पिछले प्रदर्शनों के समय ईरान की रिजीम बहुत मजबूत हुआ करती थी। अभी इस युद्ध के बाद में ईरान आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है, और 76% की महंगाई दर जो है उसमें कोई भी सरकार, चाहे कैसी भी सरकार है, वो अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रख सकती। तो ये बड़ी वजह है कि हमको ये लगता है कि इस बार बहुत फेयर चांस है कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है। बिल्कुल। तो ईरान के ताज़ा हालात क्या हैं, वहाँ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, उसमें अमेरिका, मोसाद, इजराइल का कितना हाथ हो सकता है, और क्या वाकई इस बार रजीम चेंज के चांस हैं ईरान में, आयतुल्ला अली खमैनी को क्या जाना होगा और क्या राजशाही आ सकती है, इस पर हमने विनय सुल्तान के साथ चर्चा की। और जो भी अभी तक पॉइंट्स हमारे सामने हैं, जो भी चीज़ें निकल के वहाँ से आ रही हैं, वो आपको बताने का प्रयास किया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, जो ईरान में चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और कोई नई चीज़ आप जानना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप जिसके बारे में जानना चाहते हो इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ा, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पेन। शुक्रिया।